A structural steel rod has a radius of 10 millimeter. A structural steel rod has a radius of a structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter and a length of 1 meter. Full stop. A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. Full stop. A 100 kilonewton force capital F. A 100 kilonewton force. A 100 kilonewton force capital F stretches it along its length. Capital F stretches it along its length. Stretches it along its length. Full stop. Calculate A part. Calculate A part. The stress. The stress. B part. The elongation. A part the stress, B part the elongation, C part strain on the rod. Strain on the rod. Strain on the rod. Full stop. Given that the Young's modulus capital Y. Given that the Young's modulus capital Y of the structural steel of the structural steel of the structural steel is 2 into 10 की power 11 is 2 into 10 की power 11 Newton per meter square is 2 into 10 की power 11 Newton per meter square. 2 into 10 की power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है. अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो ये पूरा मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है स्ट्रक्चरल स्टील रॉड. स्ट्रक्चरल स्टील क्या होती है? एक ऐसी स्टील जिसको हम खींच सकते हैं, जिसको इलोंगेट कर सकते हैं. ये ऐसी स्टील हो गई. तो स्टील की एक टाइप होती है स्ट्रक्चरल स्टील जिसको इलोंगेट किया जा सकता है. तो has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. Structural steel rod का radius है कितना? 10 millimeter और length है 1 meter. A 100 kilonewton force capital F stretches it along its length. एक 100 kilonewton का force है capital F जो उसको stretch करता है along its length. 100 kilonewton का जो force है वो उसको स्टील की जो रॉड है उसको स्ट्रेच करता है along its length. मतलब उस फोर्स से उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है. कैलकुलेट द स्ट्रेस. बी पार्ट है इलोंगेशन. स्ट्रेस बताना है, इलोंगेशन बताना है और तीसरा बताना है स्ट्रेन ऑन द रॉड. ठीक है. गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील इज दिस. यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है. तो सारी इंफॉर्मेशन है. आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है. मैं स्टील का रॉड बनाऊंगा यहाँ. तो ये मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से एक स्टील की रॉड ऐसे जुड़ी हुई है.
रिजिड सपोर्ट से स्टील की रॉड इस तरीके से जुड़ी हुई है, और जो स्टील की रॉड है, स्टील की रॉड का रेडियस दे रखा है 10 मिलीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 10 मिलीमीटर एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। ये जो स्टील की रॉड है इसकी लेंथ बेटा दे रखी है हमको कितना, 1 मीटर। 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई। उसके बाद इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कैपिटल एफ, एक फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। थोड़ा और नीचे तक मैं इसको दिखा देता हूँ। इस पर एक फोर्स लग रहा है 100 किलो न्यूटन। तो आप समझ जाइएगा, जब एक स्ट्रक्चरल स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब क्या है कि स्टील जो कि एक जगह से फिक्स है, वो स्टील जिसको हम खींचे तो वो इलोंगेट हो सकती है, मतलब लंबी हो सकती है। तो उस स्टील पर लगने वाला जो फोर्स है वो दे रखा है 100 किलो न्यूटन। तो स्ट्रक्चरल स्टील पहले ही बोल दिया, यानी कि अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो इट विल गेट इलोंगेटेड। तो आप समझ जाइए कि ये जो रॉड है ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ये लंबी होकर आप समझ लीजिए कि इसकी लेंथ ये ऐसे लंबी हो गई। तो यहां से यहां तक इसका क्या है, इलोंगेशन है। दिस इलोंगेशन इज नोन एज बेटा डेल्टा एल, इसको बोलते हैं डेल्टा एल। और ये जो 1 मीटर है लेंथ है, ये एल इज इक्वल टू 1 मीटर। वो एक तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आपको स्ट्रेस बताना है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमको क्रॉस सेक्शन रेडियस ये कितना दे रखा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब क्या होता है कि जैसे ये 10 मिलीमीटर मुझे दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मिलीमीटर को स्टैंडर्ड यूनिट तो होती है ऐसा यूनिट, जो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो मैं मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा, जहां पर भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि जहां पर भी कहीं पर मिली आ जाता है ना, तो उसको, जैसे मान लीजिए मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिली लीटर है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, मतलब मिली का मतलब ही 10 की पावर -3 होता है। जैसे किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, इसी तरह से मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो हम ये कहेंगे कि जो रेडियस है बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मीटर। अब ये 10 है, 10 की पावर 1, 10 की पावर -3 कितना हो गया, 10 की पावर -2 मीटर। ये रेडियस है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू डालिए, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है, 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 मतलब 1/10 की पावर 2 का स्क्वायर। 22/7 मतलब 3.14, और ये 10 की पावर 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1/100, इसका स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 का मतलब हो गया 0.01 का स्क्वायर। या एक काम करिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चलिए इसको भी ऐसे ही रहने दो। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, और ये आएगा मीटर स्क्वायर में। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब सबसे पहले ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप बताइए कि ए पार्ट में स्ट्रेस कितना है। ए पार्ट है
stress is equal to force upon cross sectional area। फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स कितना दे रखा है बेटा 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। तो किलो को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए किलो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर 3, जैसे मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, इसी तरह से किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो 100 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ये तो ऊपर न्यूमरेटर में फोर्स हो गया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.14 इंटू 0.01 का स्क्वायर, 3.14 इंटू 0.01 का स्क्वायर, ये हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में मेरे पास हो गया 10 की पावर 5 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 का स्क्वायर का मतलब 0.01 इंटू 0.01, पॉइंट गया तो ऊपर आया 100, पॉइंट गया तो ऊपर आया 100। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए, ये हो गया 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2, तो टोटल 10 की पावर 4, 5 प्लस 4 कितना, 10 की पावर 9 अपॉन 3.14, इसमें से एक 10 अलग निकाल लो, 10 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3.14। तो 10 को अगर 3.14 से डिवाइड करें तो देखिए, मैं कैलकुलेशन में लंबा जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सीधा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके करता हूँ। तो जरा देखिएगा 10 डिवाइडेड बाई 3.14 कितना आ जाएगा, ये आ गया बेटा 3.18। अगर 10 को 3.14 से डिवाइड करते हैं, 3.18 इंटू 10 की पावर 8, और ये स्ट्रेस है, तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा 1 मिनट वेट करिए सभी बच्चे, 1 मिनट प्लीज। ठीक है जी, ये स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, यूनिट हमको ऐसा याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सॉरी, तो न्यूमरेटर में न्यूटन है और डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बता दीजिए बेटा, क्लियर है सभी को स्ट्रेस कैसे निकाला है, ये सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखेंगे बी पार्ट, बी पार्ट है इलोंगेशन, वो पूछ रहे हैं कि इलोंगेशन बताना है कितना है। तो इलोंगेशन देखते हैं जी, कैसे निकलेगा इलोंगेशन। तो हम ये जानते हैं बी पार्ट में y यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास हाँ जी, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस, बल्कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और थोड़ा सा आप लिख दीजिए इसको, इलेबोरेट कर दीजिए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ अपॉन ए। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ करूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा,
कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो F इंटू एल हो जाएगा। तो y कितना है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू F इंटू एल, F मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L, A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L, ये हो गया। और ये करने पर या तो ये अलग अलग वैल्यू लिखूं, अलग अलग वैल्यू लिखने से भी ज्यादा बढ़िया ये है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में निकाल चुका हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में निकाल चुका हूँ, यानी कि ये एफ अपॉन ए में निकाल चुका हूँ 3.18 इंटू 10 की पावर 8, तो 3.18 इंटू 10 की पावर 8, ये तो हो गया एफ अपॉन ए। डेल्टा एल अपॉन एल में आप क्या करो, इस एल को ऊपर ले आओ, मल्टीप्लाइड बाई एल, और डेल्टा एल रहेगा नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो एफ अपॉन ए की तो एक फिक्स वैल्यू है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये स्ट्रेस ही तो है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब स्मॉल एल तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया एफ अपॉन ए में, और डिनोमिनेटर में डेल्टा एल मुझे कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा एल को इधर ले आओ, डेल्टा एल इधर आ गया 3.18 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना दे रखा है इसका, इसकी लेंथ दे रखी है बेटा 1 मीटर, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 11 इधर आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 11। अभी डेल्टा एल कितना होगा, अगर इसको 2 को इससे 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 1 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 हो गया 1, 1 8 18, 2 9 जा 18, तो 1.59 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 की पावर 11 ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 8 माइनस 11, 10 की पावर माइनस 3, 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। बताइए जी, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया, ये यस सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, दृष्टि क्लियर है? यस सर। ठीक है, एकांश? यस सर। ठीक है, समझ? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए, अब जो थर्ड पार्ट है उसमें इन्होंने पूछा स्ट्रेन ऑन द रॉड। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशो होता है। तो डेल्टा एल कितना निकाला 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, वो 1 मीटर है, ये भी मीटर में है उतना भी, और ये भी 1 मीटर। तो रेशो क्या हो गया बेटा, यही हो गया स्ट्रेन 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बस, क्योंकि ऊपर भी मीटर था और नीचे भी मीटर था, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक रेशो होता है, स्ट्रेन इज अ रेशो, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बताइए आर्यन ढींगरा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जैसे ये आया ना हमारे पास, तो 1.59 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो स्ट्रेन को या तो ऐसे निकाल कर छोड़ दीजिए, रेशियो में तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि जो ये चीज है इसको ना हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं कई बार। तो क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 3 है जैसे, इसको नीचे ले जाओ, 1.59 अपॉन 10 की पावर 3, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 1.59 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से दो जीरो कट गया, तो 0.159%। अभी जो 9 है ये अप्रोक्सीमेट होकर कितना हो जाएगा, 0.16%। बताइए जी, सब बच्चों को क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए सर एक बार फिर से। हाँ जी।
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास आ गया रेशो, आप कहेंगे कि स्ट्रेन भी इतना आया है और स्ट्रेन से पहले जो हमने निकाला इलोंगेशन, इलोंगेशन भी इतना आया है। उसका रीजन है सिर्फ ये, स्ट्रेन इतना ही, इलोंगेशन तो इतना आया वो तो ठीक है, जो हमारा जो स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन भी यही आया है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी ना, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर थी। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये रेशियो में आ गया 1.59 इंटू 10⁻³ तो दिस इज अ रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज कैसे होगा कि किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट्स में मेरे कुछ नंबर आए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पांचों सब्जेक्ट के नंबर के एवरेज मार्क्स निकाल लूंगा। वो कैसे निकलेंगे, सम ऑफ ऑल, मतलब सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो वो तो एवरेज आ गया। तो ऊपर भी मार्क्स आए हैं सारे मार्क्स का सम, और नीचे भी सारे के सारे टोटल मार्क्स का सम आया है, तो वो एक रेशियो आ गया जो एवरेज मार्क्स होता है। फिर परसेंटेज में निकालने के लिए उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देखिए न्यूमरेटर में मीटर है, डिनोमिनेटर में मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट आ जाएगा, तो स्ट्रेन विल कम आउट टू बी अ रेशियो। ये एक रेशियो होगा। रेशियो को अगर आप ऐसा लिख देंगे तो भी ठीक है, यहाँ पर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक भी 1.59 इंटू 10⁻³ यहाँ तक भी आपका आंसर पूरी तरह से ठीक है। आप अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज में आ गया। 10⁻³ है, ये डिनोमिनेटर में आकर 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ मतलब 1000, दो जीरो से दो जीरो कट गए, ये हो जाएगा 0.159%। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक अगर मैं लूंगा तो 0.16% हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. अनुष्का, मिलन, चलिए जी। इसके बाद इसी तरीके से यंग्स मॉडुलस पर क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a composite wire of uniform diameter 3 millimeter, composite wire of uniform diameter 3 millimeter, composite wire of uniform diameter 3.0 यानी कि 3 मिलीमीटर, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा है, 3 millimeter consisting of a copper wire of length 2.2 millimeter, consisting of a copper wire of length, consisting of a copper wire of length 2.2 meter and steel wire of length 2.2 meter and steel wire of length 1.6 meter. The stretches under a load of, ये इस तरफ कर रहे हैं, stretches under a load of, stretches under a load of नहीं, stretches under a load by, stretches under a load by
0.7 millimeter, stretches under a load by 0.7 millimeter, full stop. Calculate the load. Calculate the load given that the Young's modulus for copper given that the Young's modulus for copper is 1.1 into 10 की power 11 Pascal. 1.1 into 10 की power 11 Pascal. And for steel is 2 into 10 की power 11 Pascal. 2 into 10 की power 11 पास्कल. तो ये पास्कल को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. पास्कल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया जो है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर की यूनिट होती है. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो जब हम फोर्स अपॉन एरिया करते हैं तो फोर्स यानी कि न्यूटन और एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोल देते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से ये हमारा यंग्स मॉडुलस हो गया कॉपर का, ये हो गया यंग्स मॉडुलस स्टील का. कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर. कंपोजिट वायर का मतलब क्या है? एक वायर दे रखा है, वो वायर जो है वो कॉपर और स्टील, एक वायर दे रखा है वो कॉपर और स्टील दोनों से मिलकर बना हुआ है. तो एक वायर जो कि कॉपर और स्टील दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हमने बोला कि कंपोजिट वायर है. कंपोजिट वायर यानी कि दो अलग अलग तरीके के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. अब जरा देखिएगा, यूनिफॉर्म डायमीटर दे रखा है 3 मिलीमीटर का. उसके बाद हमने क्या करना, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक रिजिड सपोर्ट दिखाई थी, ऐसे ही रिजिड सपोर्ट दिखा दी यहाँ पर. और ये वाला पोर्शन हो गया, इसको बोल देंगे, इतना जो पोर्शन है मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं, उसको मैंने बोल दिया कॉपर. ये कॉपर है वायर का इतना हिस्सा. कॉपर वायर कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर. बेटा इसकी लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर, यानी कि कॉपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर. उसके बाद नेक्स्ट है स्टील. उसके बाद अगला पोर्शन जो है वो स्टील का बना हुआ है. तो स्टील की लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर. 2.2 मीटर और 1.6 मीटर. ये कॉपर है और यहाँ पर है स्टील. अच्छा, दोनों की अलग अलग लेंथ दे रखी है. स्ट्रेचेस अंडर अ लोड बाय 0.7 मिलीमीटर. ये दोनों जो कंबाइंड वायर हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं ऐसे, और स्ट्रेच होकर कितना स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें? 0.7 मिलीमीटर. इतनी स्ट्रेचिंग हो जाती है. कैलकुलेट द लोड गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस. अब लोड का मतलब क्या है बेटा? लोड का मतलब यहाँ पर ये होता है, लोड मतलब वेट, वेट से मतलब है. और वेट का मतलब क्या है कि जब भी कभी हम लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे तक इस तरह से जब हम कोई वेट लटकाते हैं, वेट लटकाने का मतलब क्या है कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं. क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है. तो वो लोड पूछ रहे हैं, लोड मतलब वो वेट पूछ रहे हैं. तो अब आप देखिएगा, क्योंकि ये कंपोजिट वायर दे रखा है मेरे को, तो अब मैं इसमें क्या लेकर चलूंगा. सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इसका जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर दे रखा है. डायमीटर 3 मिलीमीटर का मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 3 का आधा 1.5. तो रेडियस r इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर. जब रेडियस 1.5 मिलीमीटर है मेरे पास, तो हम रेडियस को पहले तो लिखेंगे. रेडियस कितना हो गया? मिलीमीटर है.
मिली का मतलब ही 10 की पावर -3 होता है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये तो हो गया रेडियस। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद हम ये देखेंगे कि लेंथ ऑफ कॉपर, कॉपर का जो पोर्शन है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 2.2 मीटर। तो लेंथ ऑफ कॉपर LC, लेंथ ऑफ कॉपर वाला मतलब जो कॉपर वाला पोर्शन है इस वायर का, उसकी लेंथ है 2.2 मीटर। तो ये हो गया 2.2 मीटर। फिर है कॉपर के बाद स्टील वाला पोर्शन, तो LS, इसकी लेंथ है 1.6 मीटर। तो जो वायर है, वायर की टोटल लेंथ कितनी हो गई, LC प्लस LS। तो L बोल दीजिए आप, L क्या हो गया, LC प्लस LS, 2.2 प्लस 1.6। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 2.2 प्लस 1.6। बल्कि एक काम करेंगे, इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ो अभी, इसको लास्ट में करता हूँ, इसको अभी मत करिए। लेंथ ऑफ कॉपर पोर्शन और लेंथ ऑफ स्टील पोर्शन, इन दोनों को तो अलग अलग कर दो। लेकिन क्योंकि जुड़ा हुआ वायर है, कंपोजिट वायर है, तो दोनों में इलोंगेशन सेम हो रहा है, तो हम ये कहेंगे डेल्टा LC, यानी कि कॉपर में चेंज जितना भी हो रहा है प्लस डेल्टा LS। ये पूरा मुझे 0.7 मिलीमीटर दे रखा है, क्योंकि दोनों वायर में जो खिंचाव आ रहा है, टोटल जो खिंचाव आ रहा है वो 0.7 मिलीमीटर आ रहा है। खिंचाव मतलब इलोंगेशन। ये हो गया 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मीटर। ये हो गया हमारे पास डेल्टा LC प्लस डेल्टा LS। यहाँ तक तो ये डेटा दे रखा है, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, बताइए। ऐश्वर्या क्लियर है? ईशान? यस सर। यस सर, क्लियर है। ईशान, हर्ष? यस सर। ठीक है बेटा, आराध्या की? यस सर। ओके। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, जब ये मेरे को दे दिया, और अब है यंग्स मॉडुलस जो है वो कॉपर के लिए कितना दे रखा है, 1.1 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। 1.1 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील ये कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर 11 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर और यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील ये अलग अलग दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पर क्योंकि लोड जो है वो सेम लग रहा है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा। स्ट्रेस देखिए, सबसे पहले स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। या फिर चलो स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक तो ये चीज हो गई, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दूसरा, मैं ये जानता हूं, मैं जानता हूं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक वायर की बात हो रही है और वायर को हम खींचकर लंबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सीधा सीधा बात है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है, तो सीधा सीधा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा। यहां से अगर मैं स्ट्रेस को कैलकुलेट करूं तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यानी कि y इनटू स्ट्रेन। अब सीधा सीधा है कि स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया भी है और स्ट्रेस की वैल्यू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये मेरे पास हो जाएगा F अपॉन A, F अपॉन A इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, डेल्टा L अपॉन M। ये हो गया। फिर हम ये कहते हैं कि जब यहां पर
एक लोड को हमने लटका दिया, यानी कि यहाँ पर हम एक फोर्स को लटका रहे हैं, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना स्ट्रेस कॉपर पर आएगा उतना ही स्ट्रेस स्टील पर आएगा, क्योंकि दोनों वायर एक साथ, दोनों पोर्शन एक साथ खींचेंगे, तो दोनों पर बराबर बराबर स्ट्रेस आएगा। तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस ऑन कॉपर वायर, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताना, क्योंकि दोनों वायर जुड़े हुए हैं तो दोनों वायर पर जो स्ट्रेस आएगा वो सेम आएगा। स्ट्रेस ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन स्टील वायर स्ट्रेस ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन स्टील वायर, क्योंकि दोनों वायर जुड़े हुए हैं। तो कॉपर वायर पर जो स्ट्रेस है उसको निकालेंगे, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये स्ट्रेस है। तो कॉपर वायर के केस में जो y है उसको मैं क्या बोलूंगा, yc मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो कॉपर में डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल सी अपॉन एल कितना है, एल इज एल सी। स्ट्रेस ऑन स्टील वायर में यंग्स मॉडुलस कितना है, वाई एस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो स्टील के लिए डेल्टा एल एस अपॉन एल एस, डेल्टा एल एस अपॉन एल एस, ये हो गया। यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, यहां से हम डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस निकाल लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस को नीचे ले आओ, डेल्टा एल सी, और इस डेल्टा एल एस को इसके नीचे ले आओ, डेल्टा एल एस। तो ये इसके नीचे आ गया, ये जो एल सी है ये यहाँ नीचे था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये वाई सी यहाँ ऊपर था तो वाई एस के नीचे चला जाएगा, वाई एस अपॉन वाई सी हो गया, वाई एस अपॉन वाई सी। और ये एल सी ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा एल सी अपॉन एल एस। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। और इसको फिर मैं आगे इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आगे देखिएगा। डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस, डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस, वाई एस अपॉन वाई सी। वाई एस कितना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 into 10 की पावर 11, 2 into 10 की पावर 11 अपॉन वाई सी कितना है, 1.1 into 10 की पावर 11, 1.1 into 10 की पावर 11। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एल सी अपॉन एल एस। अब एल सी कितना है, एल सी है 2.2 और एल एस कितना है 1.6। 10 की पावर 11 से 10 की पावर 11 कैंसिल, 1.1 इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 0। तो डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 40 अपॉन 16, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, ये आ गया बेटा 2.5। तो डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2.5 डेल्टा एल एस। यहां तक बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सबको, अनुवा क्लियर है यहां तक, Yes, sir. बताइए दृष्टि क्लियर है। Yes, sir. ठीक है जी, तो डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2.5 डेल्टा एल एस, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिएगा ये वैल्यू आई, पर हम ये जानते हैं, बट इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। हम पहले ही ये देख चुके हैं कि डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस, यानी कि कंबाइंड जो इनका इलोंगेशन है वो 0.7 into 10 की पावर -3 है। बट डेल्टा एल सी
प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 की पावर -3। डेल्टा एल सी को लिखिए 2.5 डेल्टा एल एस, और डेल्टा एल एस को डेल्टा एल एस ही रहने दीजिए, 0.7 इंटू 10 की पावर -3। ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो 2.5 डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल एस, डेल्टा एल एस का मतलब क्या है, सिर्फ 1 डेल्टा एल एस। तो 2.5 प्लस 1 कितना हो गया, 3.5। ये हो गया 3.5 डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, मैं तो डेल्टा एल एस निकालना चाहता हूँ, तो डेल्टा एल एस कितना हो गया, 0.7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3.5। ठीक है, तो पॉइंट गया, नीचे आ गया 10। बल्कि छोड़ो, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। तो 7 5 35, तो ये बचा मेरे पास 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2। तो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इतना हो गया। डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसको हम कुछ और बोल सकते हैं, अगर आप 0.2 हटाना चाहें, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 का क्या बन जाएगा, 10 की पावर -4। तो हाँ, इस तरफ ही कर देता हूँ ये मिटाकर, क्योंकि मेरे को लोड निकालना है, लोड मतलब फोर्स निकालना है। अब देखिएगा, डेल्टा एल एस क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये हो गया। मैं इक्वेशन 1 में देख चुका हूँ, डेल्टा एल सी कितना, 2.5 इंटू डेल्टा एल एस फ्रॉम फर्स्ट। डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल एस, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो 2.5 टू सा कितना हो गया, 5, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये हो गया। उसके बाद आपकी मर्जी है कि जैसे हमने ये निकाला था, स्ट्रेस निकाला था, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। फिर आपकी मर्जी है, स्ट्रेस ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन स्टील वायर, ये दोनों सेम है। चाहे आप कॉपर वायर पर स्ट्रेस निकालें तो भी उतना ही आएगा, चाहे आप स्टील वायर पर स्ट्रेस निकालें तो भी उतना ही आएगा, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि जो दोनों जो पोर्शन है, कॉपर और स्टील वाले पोर्शन, ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर देखिएगा, मैं ये कहूंगा, सिंस एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, तो एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई क्या है, आप कॉपर का ले लीजिए, वाई सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ये हो गया। ठीक है, मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स को तो एफ छोड़ दीजिए, यानी कि लोड निकालना है, लोड मतलब फोर्स निकालना है, इसको तो एज डिस छोड़ दिया। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि जो हमको रेडियस दे रखा है, वो दे रखा है डायमीटर 3 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो गया, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एफ अपॉन ए लिखो पहले, तो फिलहाल इतना ही, वाई सी, बल्कि छोड़ो, इस ए को इधर ले जाओ, ए मल्टीप्लाइड बाई वाई सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। वैल्यूज डालकर आंसर निकालना है, सीधा सीधा फोर्स आ जाएगी।
तो ए कितना था, ए है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई सी कितना है 1.1 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल सी 5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन एल सी लेंथ ऑफ कॉपर पोर्शन की लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ गिवन है 2.2, तो ये हो गई 2.2। अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 2 जा 22, ये हो गया, ठीक है। ये रेडियस का स्क्वायर हो गया, यहाँ बचा 10 की पावर 11, यहाँ है 5 इंटू 10 की पावर 11 10 की पावर -4 कितना हो गया 10 की पावर 7 अपॉन में 2 2 11 जा, ठीक है। तो फिर इस सब को सॉल्व करने के बाद मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ कि वैल्यू कितनी आएगी, वो देख लीजिए। इस सब को सॉल्व करने के बाद वैल्यू है 176.8 न्यूटन। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को इतना, सभी को इतना क्लियर है बताइए। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, ये दोनों करूंगा। दूसरा आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे मैंने अभी परसों मेरे जूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, परसों मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, तो वो जो परसों वाली क्लास है वो पहले सोचा था कल कंपनसेट करने के लिए, लेकिन कल कुछ काम है नहीं ले पाऊंगा, कल कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक। तो इनफैक्ट परसों भी कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो कल और परसों 2 दिन का ऑफ रहेगा। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास सीधा ट्यूसडे यानी कि 1 दिसंबर से नेक्स्ट क्लास होगी, तो कल का और परसों का ऑफ रहेगा सभी क्लासेस का। और 1 दिसंबर से मैं आपको बता दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, सब बच्चे देख लेना। मैं आपको सबको बता दूंगा 1 दिसंबर से मैं ऑफलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें हमारा ये रहेगा कि कुछ बच्चे जो ऑनलाइन आना चाहते हैं वो ऑनलाइन आए, और ऑफलाइन के लिए मैं नाम भेजूंगा कि आज ये बच्चे अलाउड हैं ऑफलाइन आने के लिए, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी नहीं आएंगे, जिनका नाम भेजूंगा वही बच्चे आएंगे, और जिनका नाम भेजूंगा वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी आ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जिनका नाम मैं नहीं भेजूंगा उनको ऑनलाइन ही आना है। तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन हम 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे, और जो आपका अभी पिछले दिन जो क्लास का लॉस हुआ है वो आगे वाले किसी भी दिन में मैं क्लास ले लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।